सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 4 जब सूरज जग जाता है नामक कविता का पाठन करेंगे। तो इस कविता को विद्यार्थियों रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। शिक्षण पूरक गतिविधियां। विद्यार्थियों, पाठ पढ़ने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, अंधेरा मिटाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो प्रश्न है, अंधेरा मिटाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप सभी को मालूम है कि उजाला या प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? प्रकाश की। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त हमें और किन स्रोतों से प्रकाश मिलता है? यानी सूर्य के अतिरिक्त हमें और किन स्रोतों से प्रकाश मिलता है? आप विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें प्रकाश जो है लालटेन से, मोमबत्ती से, दिया से, बल्ब से आदि तमाम साधन हैं जिनके द्वारा प्रकाश मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या अन्य प्रकाश के साधन सूर्य की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं? हाँ या नहीं, तो क्यों? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे कि क्या अन्य प्रकाश के साधन सूर्य की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं? हाँ या नहीं, तो क्यों? विद्यार्थियों, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सूर्य की ज़रूरत को अन्य प्रकाश के साधन नहीं पूरा कर सकते। आप विचार कीजिए कि एक दीपक को जलाने से प्रकाश जो होता है थोड़ी जगह पर होता है, कुछ ही दूर तक सीमित है। एक बल्ब को लगा देंगे तो लाइट में बल्ब बड़ा होने से उसका प्रकाश भी कुछ ही दूर तक सीमित है। लेकिन जो सूर्य है उसका प्रकाश, एक सूर्य की वजह से पूरी दुनिया प्रकाशित है। तो क्या बल्ब, क्या मानव निर्मित वस्तुएं सूर्य का स्थान ले सकती हैं? नहीं। दूसरी बात विद्यार्थियों, जो पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अब आप ये बताइए कि अगर सूर्य ना हो, केवल मानव निर्मित साधन ही हों प्रकाश के, तो क्या हमें उनसे ऊर्जा मिल पाएगी? क्या बल्ब के प्रकाश से या बिजली के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं। विद्यार्थियों, आपको मालूम हो गया होगा कि अन्य प्रकाश के साधन सूर्य का स्थान कभी भी नहीं ले सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर कविता है। इस कविता को विद्यार्थियों रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। काव्य परिचय में दिया गया है, प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करना, परोपकार करना और कर्मरत रहने की सीख देना ही इस कविता का उद्देश्य है। यहाँ सूरज का मानवीकरण किया गया है। अच्छा, प्रकृति प्रेम पैदा करना, क्यों प्रकृति प्रेम की जरूरत है? विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि मनुष्य किस तरह से अपने स्वार्थ के कारण
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण पेड़ पौधों का कटाव हो रहा है। जंगली पेड़ पौधों के कटने से जंगली जानवर, पशु पक्षी भी कम होते जा रहे हैं, जो प्रकृति के लिए या एक संतुलन के लिए जरूरी है। तो इस वजह से प्रकृति प्रेम की जरूरत है। परोपकार करना, विद्यार्थियों, जब दया की भावना मन में आती है, दुखियारे के दुख को दूर कर दुख को देखते हैं तो हमारे मन में दया की भावना आती है, और जब दया की भावना आती है तभी हम परोपकार करते हैं। तो परोपकार भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं, कविता है कि आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रख कर पाँव अंधेरा चुपके से भग जाता है। हौले से मुस्कान बिखेरी पात सुनहरे हो जाते, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी गाते हैं, पंछी हैं गाते। थाल भरे मोती लेकर माँ धरती स्वागत करती है, नटखट किरणें बन उपवन में खूब चौकड़ी भरती हैं। कल कल बहती हुई नदी में, कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। तो विद्यार्थियों, आज केवल इन्हीं पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। कवि कहता है कि जब सूरज का आगमन होता है, अब आंखें मलकर क्यों कह रहा है? विद्यार्थियों, जब एक बच्चा सुबह उठता है तो वह आंखें मलते हुए उठता है। उसी तरह सूरज भी जब सुबह निकलता हो तो एक कवि की कल्पना है कि वह एक बच्चे के रूप में रहता है और धीरे धीरे बड़ा होता है और शाम को बूढ़ा होकर के चला जाता है। तो कवि की यह कल्पना है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो वह अपनी आँखों को मलते हुए उठता है, अर्थात धीरे धीरे अपनी रोशनी को फैलाता है। सूरज जब जग जाता है, आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रख कर पाँव अंधेरा चुपके से भग जाता है। तो सूरज के निकलते ही अंधेरा क्या है, चुपचाप भाग जाता है, अर्थात गायब सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरे की उपस्थिति नहीं हो सकती। विद्यार्थियों, ठीक उसी तरह जब हमें कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई मिल जाता है तो हमारे मन में जो अहंकार का भाव होता है, जो अज्ञानता का अंधकार होता है, उसके मिलने से वह अंधकार भी मिट जाता है। लेकिन उसकी बातों को, उसके आचरण को, उसकी ज्ञान भरी बातों को अपनाने के लिए हमारे मन में श्रद्धा की जरूरत होती है। बिना श्रद्धा के हम कुछ भी सीख नहीं सकते। आइए आगे देखते हैं। हौले से मुस्कान बिखेरी, हौले से मुस्कान बिखेरी पात सुनहरे हो जाते, डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी घैं गाते। हौले से मुस्कान बिखेरी, हौले यानी धीरे धीरे से। जब सूरज जगा तो मुस्कान बिखेरता है और उसके मुस्कान का प्रतिफल क्या होता है कि हमें प्रकाश मिलता है। धीरे धीरे से सूरज अपनी मुस्कान को बिखेरता है और मुस्कान के बिखेरने के कारण पात सुनहरे हो जाते हैं। जब उसके प्रकाश पड़ता है पत्तों पर तो पेड़ पौधों के पत्ते सुनहरे रंग के प्रतीत होने लगते हैं। डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी हैं गाते। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि सुबह के वातावरण में जो कभी गांव गए होंगे तो वहाँ पर सुबह ही पंछी जैसे ही सवेरा हुआ वह चहकने लगते हैं, अर्थात हम सभी को जगाने लगते हैं। अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, वो पंछी स्वयं अलार्म का काम करते हैं और जगाने लगते हैं। तो होता क्या है कि सारे पंछी उठ जाते हैं और डाली डाली पर
फुदकने लगते हैं, अर्थात उछल कूद करने लगते हैं और गाने लगते हैं, यानी अपनी अपनी आवाज़ में खुशी को व्यक्त करते हैं कि सवेरा हो गया है। ऐसा क्यों? विद्यार्थियों, यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है कि हम सभी को समय से अपना काम करना चाहिए। हम लोग आलस्य के मारे क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो सुबह सुबह जब मम्मी जगाती होंगी तो उठने के लिए तैयार नहीं होते, अभी उठ जाएंगे और थोड़ी देर मम्मी सो लेने दो फिर अभी उठते हैं। ऐसा नहीं, एक समय से उठें, समय पर सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही कविता में बताया गया है कि थाल भरे मोती लेकर माँ धरती स्वागत करती है, नटखट किरणें बन उपवन में खूब चौकड़ी भरती हैं। कवि की कल्पना क्या है, कितना इस तीसरे पदखंड में कवि ने कल्पना की है कि थाल भरे मोती लेकर, विद्यार्थियों रात के समय में ओस की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं और जो पत्तियों पर, घास पर, छोटे छोटे पेड़ पौधों पर पड़ती हैं तो वह एक मोती का रूप, मोती आपने देखा कि गोल आकार का होता है, चमकता है, वह बूंदें भी चमकती हैं। अगर विश्वास ना हो तो किसी उपवन में जाइए या आप देहात में हो तो जहाँ पर हरियाली हो वहाँ पर जा कर के देखिए कि वह ओस की बूंदें मोती की तरह होती हैं। वही कवि कह रहा है कि यह धरती माँ है, ये धरती माँ सूरज के स्वागत में ओस रूपी बूंदों को थाल में लेकर के, ओस की जो बूंदें हैं, मोती रूपी बूंदें हैं, उनको थाल में लेकर के सूरज के स्वागत के लिए खड़ी है, या इन बूंदों से सूरज का स्वागत करती है। ऐसा कवि कह रहा है। आगे कहता है कि नटखट किरणें बन उपवन में खूब चौकड़ी भरती हैं। जो सूरज की किरणें हैं वो किरणें वन में, उपवन में, जंगलों में, बाग बगीचों में चौकड़ी भरती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है, यानी छलांग भरना। चौकड़ी का मतलब है छलांग भरना, तो धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है। आगे कवि कहता है विद्यार्थियों कि कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है। कवि की कल्पना को देखिए, कविता जिस कवि ने रची है, रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने, वो कल्पना करते हुए कहते हैं कि सूरज की किरणें जब नदियों में पहुंचती हैं तो वहाँ पर सूरज की परछाई जल में दिखाई देती है। तो वही कवि कह रहा है कि उस परछाई को देख करके कवि कहता है कि ये सूरज उस जो कलरव करती हुई, कलकल की ध्वनि करती हुई नदी बहती है, उस नदी में यह स्नान कर रहा है, यानी नहा रहा है। ऐसा कवि कह रहा है कि कभी तैरता है लहरों में डुबकी कभी लगाता है, कि जब लहरें आती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि यह सूरज उन लहरों पर तैर रहा हो, या ऐसा मालूम जान पड़ता है कि सूरज उन लहरों के बीच में डुबकी लगा रहा है। विद्यार्थियों, इस तरह से इन पंक्तियों का अर्थ था, आप सभी समझ गए होंगे। शेष पंक्तियों का अर्थ अगले दिन समझा जाएगा। तो आज का कार्य है विद्यार्थियों कि कविता को पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे और कविता के अर्थ को समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो पदखंड पढ़े हैं, इन पदखंडों से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। मौखिक प्रश्न है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप बताएंगे। कविता में कवि ने किसके जगने की बात की है? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा, कविता में कवि ने सूरज के जगने की बात की है। किसके? सूरज के जगने की बात की है। कौन सिर पर पांव रखकर भाग जाता है? सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। काफ़ी लोगों को उत्तर मिल गया होगा, लेकिन जिन्होंने पाठ अच्छे से नहीं पढ़ा है उन्हें अभी भी उत्तर नहीं मिला होगा। विद्यार्थियों,
अंधेरा सिर पर पांव रखकर भाग जाता है। क्या? अंधेरा। अगला प्रश्न है, सूरज की मुस्कान का पत्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यार्थियों, सूरज की मुस्कान के कारण ही पत्तों का रंग सुनहरा हो जाता है। यानी सूरज की मुस्कान का पत्तों पर यह प्रभाव पड़ता है कि पत्ते सुनहरे रंग के दिखने लगते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि पक्षी सुबह के समय किस तरह से खुशी को व्यक्त करते हैं? विद्यार्थियों, आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो विद्यार्थियों, पक्षी सुबह के समय खुशी व्यक्त करने के लिए डाली डाली पर फुदकते हैं और अपनी अपनी आवाज़ में सुंदर कलरव करते हैं या गाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कविता में मोती किसे कहा गया है? विद्यार्थियों, कविता में मोती ओस की बूंदों को कहा गया है। किसे? ओस की बूंदों को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि धरती सूरज का स्वागत कैसे करती है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि धरती ओस रूपी मोतियों को लेकर के सूरज का स्वागत करती है। जो ओस रूपी बूंद है, उन मोतियों को लेकर के धरती सूरज का स्वागत करती है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, शब्दार्थ हैं हौले से। हौले से का क्या अर्थ है? धीरे से। नटखट का अर्थ है शरारती। सांझ का अर्थ है शाम। पात का अर्थ है पत्तियां। क्या अर्थ है? पत्तियां। चौकड़ी का अर्थ है छलांग यानी उछल कूद। ढलना का अर्थ है अस्त हो जाना। फुदकना का अर्थ है उछलना। और घाटी का अर्थ है वादी। और उजाला का अर्थ है प्रकाश। उजाला का क्या अर्थ है? प्रकाश। पर्यायवाची शब्द हैं विद्यार्थियों, आइए इनको समझते हैं। सूरज का अन्य नाम क्या है? तो रवि, दिवाकर, सविता, आदित्य। विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द आप जरूर याद करेंगे क्योंकि इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। तो सूरज को अन्य किन नामों से जाना जाता है? रवि, दिवाकर, सविता, आदित्य। आप समझ गए होंगे। किरण को रश्मि, मयूख, अंशु। रश्मि, मयूख, अंशु। अधिकतर यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो क्या होगा? रश्मि, मयूख, अंशु। अगला है विद्यार्थियों पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विद्यार्थियों खग, विहग, पक्षी, पक्षी। अडज लिखा है यहाँ पर, अंडज होना चाहिए यानी अंग की मात्रा, अंडज। तो क्या है? खग, विहग, पक्षी, अंडज। सुबह का पर्यायवाची शब्द विद्यार्थियों भोर, प्रातः, उषाकाल। क्या होगा? भोर, प्रातः, उषाकाल। आँख का पर्यायवाची शब्द अक्षि, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन। क्या होगा? अक्षि, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन। यह किसके पर्यायवाची शब्द हैं विद्यार्थियों? तो यह आँख के पर्यायवाची शब्द थे। आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने क्या सीखा कि प्रकाश के साधनों की आवश्यकता, यानी हमें प्रकाश के साधनों की जरूरत क्यों पड़ी? अंधकार को मिटाने के लिए। अगर अंधकार होगा तो क्या होगा? हम किसी भी वस्तु के आकार को ना तो देख सकते हैं, ना किसी वस्तु प्रकाश के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रकाश के साधनों की जरूरत हमें अंधकार को मिटाने के लिए पड़ती है। अगला है विद्यार्थियों की कविता व कठिन शब्दों का अर्थ। आपने समझा कविता का अर्थ और कठिन शब्दों का अर्थ और पर्यायवाची शब्द। तो इन बातों को जरूर सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो को पुनः देखें और सीखें।
आज का बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है विद्यार्थियों, पादप, तरु, विटप किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पादप, तरु, विटप किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आप सभी सोचेंगे और इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। अगला प्रश्न है कि जब माँ सुबह आपको उठाती है तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? आप सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होगी कि आप किस तरह से बोलते हैं। आप सभी अपने अपने उत्तर सोचेंगे। तो मेरे विचार से आप सभी सोच रहे होंगे जब सुबह माँ उठाती है तो आप में से कुछ बच्चे जानबूझ करके नींद में रहते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अभी नींद में हूँ। बार बार जब माँ पुकारती है तो विद्यार्थियों कुछ बच्चे तो अलसाई आँखों से माँ की ओर देख करके मुस्कुराने लगते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं माँ उठने के लिए कहते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बस उठ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। आप सभी के अपने उत्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि रात और दिन में प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? रात में और दिन में अगर उन दोनों की हम तुलना करें तो प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि रात और दिन में प्रकृति में यह परिवर्तन दिखाई देता है कि दिन में उजाला रहता है, सभी अपने अपने काम पर लगे रहते हैं, जबकि रात में अंधेरा रहता है और सभी या अधिकतर लोग आराम करते हैं। दिन में सूरज की उपस्थिति होती है, जबकि रात में चांद की उपस्थिति होती है। दिन का वातावरण गर्म होता है, जबकि रात का वातावरण ठंडा होता है। इस तरह से आपने अन्य जो भी अंतर समझा हो वह सभी सही है। विद्यार्थियों लेखन कार्य है पाठ 4, पढ़ें और समझें। विद्यार्थियों आप में से अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पाठ का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो पाठ को लिखने से पहले पाठ का नाम, पाठ संख्या, पाठ किसने लिखा है, उनका नाम भी लिखना जरूरी है। इसके पश्चात सुंदर लिखावट में कठिन शब्द व शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का कार्य विद्यार्थियों केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।